नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे जिसमें सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों की नींद उड़ा रखी है। भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्ट्रेट के समुद्र में छिपी वो विशाल संरचना जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और इस सोर्स मटेरियल का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इस विश्लेषण में किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। राम सेतु का रहस्य, इसका पौराणिक आधार, आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक तथ्य, तैरते पत्थरों वाली अनोमली और आखिर में आस्था और विज्ञान का मिलन। तो शुरू करते हैं इसके पहले हिस्से से, द राम सेतु मिस्ट्री, भारत और श्रीलंका के बीच छिपी एक अद्भुत दुनिया। जब नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने समुद्र के अंदर इस विशाल संरचना को उजागर किया, जिसे दुनिया भर में बहुत से लोग एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, तो एक बेहद बड़ा सवाल उठा। सवाल ये कि क्या ये किसी के द्वारा बनाया हुआ मैनमेड ब्रिज है या फिर नेचर का अपना बनाया कोई रॉक फॉर्मेशन। क्या वाकई ये वही सेतु है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, या बस एक नेचुरल जियोलॉजिकल अनोमली। एक तरफ हमारे प्राचीन टेक्स्ट है तो ठीक दूसरी तरफ विज्ञान की अपनी सॉलिड दलीलें हैं। इस संरचना की विशालता का अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है, 48। ये लाइमस्टोन शोल्स की एक लगातार श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस चेन है जो करीब 48 किलोमीटर तक फैली हुई है। जरा सोचिए, समुद्र के बीचों बीच इतनी लंबी और लगातार संरचना का होना अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग बात है जो बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट को भी बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मिथोलॉजिकल फाउंडेशंस यानी रामायण काल से जुड़ी प्राचीन कथाएं। रामायण के अनुसार जब उस विशाल समुद्र को पार करने की चुनौती सामने आई, तब इस सेतु का निर्माण दो प्रमुख आर्किटेक्ट्स ने किया था, नल और नील। सोर्स मटेरियल बताता है कि इन एंशिएंट इंजीनियर्स के स्पर्श से भारी भारी पत्थर भी पानी पर तैरने लगते थे और इसी तकनीक से इस पूरे सेतु को बनाया गया था। सदियों पहले की ये एक ऐसी एंशिएंट इंजीनियरिंग का वर्णन है जो आज तक चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र किसी एक अकेले ग्रंथ में नहीं मिलता। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अलावा श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी इसका डिटेल में वर्णन मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में लिखा था। एक समय तक सबने उसे सिर्फ कथा माना, लेकिन 1983 में जब समुद्र के नीचे उसकी फिजिकल डिस्कवरी हुई तो पूरी दुनिया दंग रह गई थी। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ रुख करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फाइंडिंग्स। देखते हैं कि एक्चुअल डेटा क्या कहता है। भूवैज्ञानिकों और एएसआई की रिसर्च के दौरान यहाँ एक चौंकाने वाली फाइंडिंग सामने आई। उन्हें पता चला कि ये जो लाइमस्टोन रॉक्स हैं, ये उस रेत के ऊपर रखे गए हैं जो दरअसल उन पत्थरों से भी पुरानी है। आमतौर पर जियोलॉजी में क्या होता है, पत्थर पुराने होते हैं और रेत बाद में जमा होती है, पर यहाँ सीन बिल्कुल उल्टा है। यहाँ रेत का बेस पुराना है और उसके ऊपर मौजूद पत्थर नए हैं। और इन पत्थरों की आखिर उम्र कितनी निकली? करीब 7000 साल। कार्बन डेटिंग क्लियरली दिखाती है कि ये लाइमस्टोन शोल्स लगभग 7000 साल पुराने हैं। सोर्स मटेरियल पॉइंट आउट करता है कि ये टाइमलाइन प्राचीन ग्रंथों में बताए गए रामायण काल से काफ़ी हद तक अलाइन करती है। ये साइंस और हिस्ट्री के टकराने का एक बहुत बड़ा और फैसिनेटिंग पॉइंट है। और बात सिर्फ पत्थरों की नहीं है। नासा ने राम सेतु के इस क्षेत्र में कुछ अनयूजुअल मैग्नेटिक एनोमलीज भी रिकॉर्ड किए हैं। सोर्स मटेरियल इस फिनोमेना की तुलना तिरुपति बालाजी के उस प्रोजेक्ट गरुड़ा की फाइंडिंग से करता है, जहां बिल्कुल ऐसी ही अजीब और अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी ऑब्जर्व की गई थी। कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारे नेचुरल लॉज से थोड़ी अलग और कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर इस पूरे विश्लेषण के कोर कॉन्फ्लिक्ट को समझा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ है डिवाइन एनर्जी और नल नील के एंशिएंट आर्किटेक्चर जिस पर हजारों सालों की आस्थाएं टिकी है, और ठीक दूसरी तरफ है लाइमस्टोन शोल्स, कार्बन डेटिंग का ठोस डेटा और प्यूमे स्टोन्स का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। एक ही जगह पर आस्था और विज्ञान दोनों के अपने अपने मजबूत तर्क आमने सामने हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, द फ्लोटिंग स्टोन्स एनोमली, रामेश्वरम का वो अनसुलझा रहस्य। अब देखिए, साइंस के पास इन तैरते पत्थरों का एक बड़ा ही सीधा सा जवाब है। इन्हें प्यूमस स्टोन्स कहा जाता है। ये ऐसी पोरस वोल्केनिक रॉक्स होती हैं जिनके अंदर हवा के छोटे छोटे पॉकेट्स यानी छेद भरे होते हैं।
इस ट्रैप हुई हवा की वजह से इनका वजन बहुत कम हो जाता है और ये आसानी से पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। विज्ञान इस रहस्य को बिल्कुल इसी फिजिक्स के जरिए डीकोड करता है। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट इस सवाल से आता है, प्यूमिस स्टोन्स तैरते जरूर हैं, बिल्कुल तैरते हैं, लेकिन क्या 48 किलोमीटर लंबी एक कंटिन्यूअस श्रृंखला जो पानी में तैरती हो, क्या वो महज एक नेचुरल एक्सीडेंट हो सकती है? अगर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो इतने विशाल पत्थरों का इतनी लंबी दूरी तक अचानक एक लाइन में जमा हो जाना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये किसी ऐसी एडवांस्ड एंशिएंट इंजीनियरिंग का सबूत है जिसे हम आज भूल चुके हैं? सोर्स मटेरियल को अकेला और आइसोलेटेड नहीं मानता, बल्कि ऐसी कई और अनएक्सप्लेन्ड अनोमलीज की लिस्ट सामने रखता है जहां मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी फेल होती हुई दिखती है, जैसे द्वारका की वो 30 मीटर गहरी अंडर वाटर दीवारें, या तिरुपति में पिछले 1000 साल से बिना तेल के जल रहा दीपक, या फिर जगन्नाथपुरी की रसोई का वो अजीब नियम जहां 7वां बर्तन सबसे पहले पकता है और वहां की अनसुलझी ब्रह्मा पदार्था एनर्जी। और अब हम आ गए हैं इसके 5वें और आखिरी भाग पर, फेथ मीट साइंस, एक ऐसा सेतु जो इतिहास और आस्था को जोड़ता है। निष्कर्ष के तौर पे सोर्स मटेरियल एक बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट रखता है। वो कहता है कि राम सेतु सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये भारत की आत्मा का एक प्रतीक है, एक ऐसा सेतु जो डायरेक्टली इतिहास और आस्था के बीच बना हुआ है। चाहे स्ट्रक्चर को हम साइंस के स्ट्रिक्ट लेंस से देखें या फिर अपने रिलीजन और फेथ के लेंस से, इसकी अहमियत किसी भी हाल में अनडिनाइबल है। और ठीक यहीं पर हम इस डिस्कशन को एक बेहद डीप और विचार उत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या इस दुनिया में कुछ रहस्य इसलिए मौजूद होते हैं ताकि सच्चाई को सिर्फ लॉजिक यानी तर्क से ही नहीं, बल्कि डिवोशन यानी श्रद्धा के जरिए भी पहचाना जाए? ये मटेरियल बिना किसी पर थोपे दोनों पक्षों को परफेक्टली सामने रखकर एक बेहतरीन और बैलेंस छवि बनाता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस डीपली स्ट्रक्चर्ड जानकारी से इस सदियों पुराने रहस्य को एक नए नजरिए से समझने में आपको काफी मदद मिली होगी।